इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव में भारतीय इतिहास के चैप्टर 2 को देखेंगे, जिसमें ऐतिहासिक स्रोतों को पढ़ेंगे, जिसमें कुल 80 प्रश्न होंगे, जो कि आने वाले हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो बिना देर किए हुए इस सेशन को शुरू करते हैं। और जिन लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता हो, वे लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी इस यूट्यूब चैनल की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं पहले प्रश्न को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। तो बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत। क्या कहा जाता है? तो ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो ये है, साहित्यिक स्रोतों की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ये दिया गया है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो कौन सा ग्रंथ है जो श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो यह है पुराण। पुराण जो है ये श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? तो यह कौन सा ग्रंथ दावा करता है? यह दावा करता है महाभारत। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? यह है बौद्धों का। त्रिपिटक जो है ये बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक जो है ये भी बौद्ध का ही ग्रंथ है। जातक बौद्ध का ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद और नागसेन के मध्य संवाद के रूप में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। मिलिंद पन्हु राजा मिलिंद और नागसेन के मध्य संवाद के रूप में है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो किसकी तुलना जो है ये मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो ये की जा सकती है कौटिल्य का अर्थशास्त्र की। किसकी? कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना जो है ये मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ये डाला गया है राजनीतिक नीतियाँ पर। किस पर? राजनीतिक नीतियाँ पर जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है। प्रश्न संख्या 11 का रहा है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो कलहन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। क्या है? राजतरंगिणी। प्रश्न संख्या 12 का रहा है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अष्टाध्यायी ये लिखा गया है पाणिनि के द्वारा। किनके द्वारा? पाणिनि के द्वारा जो है अष्टाध्यायी लिखा गया है। प्रश्न संख्या 13 है, महाभाष्य के रचनाकार का नाम है? तो महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है? यह है पतंजलि। क्या है? पतंजलि है महाभाष्य के रचनाकार का नाम। प्रश्न संख्या 14 का रहा है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था? तो कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? ये थे अग्निमित्र। इनका नाम था अग्निमित्र। प्रश्न संख्या 15 है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखा गया था बाण भट्ट के द्वारा। किनके द्वारा? बाण भट्ट के द्वारा जो है हर्षचरित लिखा गया था, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 16 है, विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम है? तो विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम क्या है? यह है बिल्हन। क्या नाम है इनका? इनका नाम है बिल्हन।
प्रश्न संख्या 17 है, चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। तो चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? यह है पृथ्वीराज रासो। क्या है? पृथ्वीराज रासो। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो कौन जो था जो कि सिकंदर के साथ भारत आने वाला नहीं था? तो ये थे हेरोडोटस। हेरोडोटस जो था ये सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ये किया था मेगास्थनीज ने। किसने? मेगास्थनीज ने जो है ये पहला विदेशी यात्री था जिसने भारत का दौरा किया था। प्रश्न संख्या 20 का रहा है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? यह है इंडिका। इंडिका जो है ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न संख्या 21 का रहा है, ज्योग्राफिया की रचना किसने की? तो ज्योग्राफिया की रचना किसने किया? ये किया स्ट्रैबो ने। किसने किया था? स्ट्रैबो ने किया था ज्योग्राफिया की रचना। प्रश्न संख्या 22 का रहा है, प्लिनी की पुस्तक का नाम है। तो प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? तो यह है नेचुरल हिस्टोरिया। क्या है? नेचुरल हिस्टोरिया जो है ये प्लिनी की पुस्तक का नाम है। ऑप्शन नंबर बी हमारा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 का रहा है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? तो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने किया? तो ये किया था अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। किसने किया था? अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किया था। प्रश्न संख्या 24 है, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान जो था ये कहाँ का निवासी था? तो ये था चीन का। कहाँ का था? चीन का निवासी था फाहियान। इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 25 का रहा है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो है ये किसके शासनकाल में भारत आया था? ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ये आया था वेनसोंग ने। कौन आया था? वेनसोंग। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? तो 9वीं सदी में भारत आए अरबी यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? ये किया पाल साम्राज्य को। किसको? तो पाल साम्राज्य को जो है ये रूहमा कहकर संबोधित किया। किसने? तो अरब यात्री सुलेमान ने। प्रश्न संख्या 28 का रहा है, अल-बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अल-बेरूनी ये किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ये था महमूद गजनवी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो महमूद गजनवी के शासनकाल में अल-बेरूनी जो था ये इतिहासकार था। प्रश्न संख्या 29 है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यात्री जो इब्न बतूता था ये कहाँ से आया था? ये आया था मोरक्को से। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। प्रश्न संख्या 30 का रहा है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता जो है ये किसके शासनकाल में भारत आया था? ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। प्रश्न संख्या 31 है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो ये किया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। किसका? देवराय द्वितीय के शासनकाल में जो है अब्दुल रज्जाक विजयनगर की यात्रा किया था। प्रश्न संख्या 32 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो स्थापना है ये 1861 ईस्वी में हुआ था। इसे आपने याद रखना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है कब हुआ था? ये हुआ था 1861 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 33 है, भारतीय पुरातत्व का जनक
किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जो जनक है ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। किनको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो ये था दयाराम साहनी ने। कौन थे? ये दयाराम साहनी जो थे ये हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता थे। इन्हें आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 35 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है ये किस वर्ष में हुआ था? ये हुआ था 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। प्रश्न संख्या 36 है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है उनका नाम है दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है दयाराम साहनी एवं राखल दास बनर्जी। प्रश्न संख्या 37 है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? इनका नाम है सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो थे ये हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। प्रश्न संख्या 38 का है, न्यूमिस्मैटिक क्या है? तो न्यूमिस्मैटिक क्या है? यह है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन जो है ये न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। प्रश्न संख्या 39 है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि तो एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से देख लें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 40 है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जो था उनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था इनका? इनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न संख्या 41 है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो ये है प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में। किस में है? प्राकृत व ब्राह्मी भाषा व लिपि में है। प्रश्न संख्या 42 है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से जो है अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं सर एकुना कंधार से। कहाँ से? सर एकुना कंधार से जो है अभिलेख के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 43 है, अशोक के मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो अशोक के मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है खरोष्ठी लिपि का। किसका किया गया है? तो खरोष्ठी लिपि का प्रयोग जो है ये अशोक के मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेखों में किया गया है। प्रश्न संख्या 44 है, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो प्राचीन भाषा में कौन सी एक लिपि थी जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये थी खरोष्ठी। तो खरोष्ठी लिपि जो थी ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। प्रश्न संख्या 45 है, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। तो हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। केवल वासुदेव से। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो कौन सा अभिलेख जो है वो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो ये है हाथी गुफा अभिलेख। कौन सा है? तो हाथी गुफा अभिलेख जो है ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 47 है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो सर्वप्रथम भारत में
विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख ये किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो ये किया गया सक्षत्रप रुद्रदमन द्वारा। किनके द्वारा? सक्षत्रप रुद्रदमन द्वारा जो है ये भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया गया। प्रश्न संख्या 48 है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ये मिलता है रुद्रदमन के अभिलेख में। किसके? तो रुद्रदमन के अभिलेख में जो है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है। प्रश्न संख्या 49 है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो किस अभिलेख में जो है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। किसमें? तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में जो है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50 की ओर। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो ये है प्रयाग। तो प्रयाग अभिलेख में जो है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन ये किस शासक का दरबारी कवि था? तो ये था समुद्रगुप्त का। किसका था? समुद्रगुप्त का ये दरबारी कवि था हरिसेन। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 52 की ओर। प्रश्न संख्या 52 का रहा, मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का जो निर्माण है ये किस सदी में हुआ? तो ये हुआ था चतुर्थ सदी में। किसमें? चतुर्थ सदी ईस्वी में हुआ था मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण। प्रश्न संख्या 53 है, दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो ये है चंद्र की स्मृति में। किसकी स्मृति में है? तो ये है चंद्र की स्मृति में। प्रश्न संख्या 54 है, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? ये मिलता है एरन अभिलेख से। तो एरन अभिलेख से जो है सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 55 है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरन अभिलेख का संबंध ये किस शासक से है? ये है भानुगुप्त से। भानुगुप्त का संबंध जो है ये एरन अभिलेख से है, इसे आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 56 है, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्ति जो था ये किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो ये था पुलकेशिन द्वितीय का। किसका? पुलकेशिन द्वितीय का। प्रश्न संख्या 57 है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जो जानकारी है ये कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है ऐहोल अभिलेख से। कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो कवि कालिदास के नाम का जो उल्लेख है ये किस लेख में हुआ है? तो ये हुआ है ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। किसमें हुआ है? तो ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में जो है कवि कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ है। प्रश्न संख्या 59 कह रहा है, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की जो परंपरा है उसका सूत्रपात किसने किया? तो ये किया राजराजा प्रथम ने। किसने किया था? राजराजा प्रथम ने। प्रश्न संख्या 60 है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो कहाँ से प्राप्त अभिलेख में जो है
महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो ये उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली की विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में सिक्कों का जो प्रचलन है ये कब आरंभ हुआ? ये हुआ था 600 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? तो 600 ईसा पूर्व में जो है सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 62 है, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। तो भारत में प्राचीनतम मुद्रा किसे माना जाता है? ये माना जाता है आहत सिक्के को। किसे? आहत सिक्के को जो है भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। प्रश्न संख्या 63 है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं ये किसने चलाई थी? ये चलाया था इंडो बैक्ट्रियन ने। किसने? इंडो बैक्ट्रियन के द्वारा जो है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी। प्रश्न संख्या 64 है, निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? यहाँ पे कह रहा है सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए, तो ये किसने किया था? ये किया था कुषाण ने। कुषाण के द्वारा जो है सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए गए थे। प्रश्न संख्या 65 है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक जो थे ये सीसा धातु के बने थे। तो सातवाहन के समय में मुद्रा सर्वाधिक सीसा धातु के बने थे। प्रश्न संख्या 66 है, निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो किसने जो है बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो ये चलाया था कुषाण शासकों ने। किसने? कुषाण शासकों के द्वारा जो है बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 67 की ओर। प्रश्न संख्या 67 है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो ये किया गया था गुप्त काल में। किस काल में? तो गुप्त काल में जो है ये सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। प्रश्न संख्या 68 है, निम्नलिखित में किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? तो किस स्थल से जो है रोमन सिक्के मिले हैं? तो ये मिले हैं अरिकमेडु से। कहाँ से मिले हैं? तो अरिकमेडु से जो है रोमन सिक्के मिले हैं। प्रश्न संख्या 69 है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। किसके लिए? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए जो है भीमबेटका प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 70 है, प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? तो प्राचीन काल में भारत के लोग जो है बर्मा को किस नाम से जानते थे? ये जानते थे सुवर्ण भूमि के नाम से। किस नाम से जानते थे? तो सुवर्ण भूमि के नाम से जो है बर्मा को जाना जाता था। प्रश्न संख्या 71 है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट जो है ये कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। प्रश्न संख्या 72 है, प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? तो प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री जो है ये लैटिन भाषा में रचित है। किस भाषा में? तो लैटिन भाषा में रचित है। प्रश्न संख्या 73 है, चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? तो चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? ये लिखा गया है अरबी भाषा में। चचनामा जो है ये अरबी भाषा में लिखा गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 74 की ओर। प्रश्न संख्या 74 कह रहा है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में किसका व्यवसाय था? तो भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना जो है ये मगध का व्यवसाय था। किसका? मगध का। प्रश्न संख्या 75 है, चीनी यात्री संयुगन ने भारत यात्रा की थी। तो चीनी यात्री, इसका नाम है सुंगयुन नाम है इसका। इसने भारत की यात्रा कब किया था? ये किया था 525 ईस्वी से 529 ईस्वी तक। कब से कब तक किया था? तो 525 ईस्वी से 529 ईस्वी के बीच जो है चीनी यात्री जिसका नाम है सुंगयुन, इसने भारत की यात्रा किया था। प्रश्न संख्या 76 है,
महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? तो महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? तो ये हुआ है पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख में। किस में हुआ है? तो पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख में जो है महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख जो है ये हुआ है। प्रश्न संख्या 77 है, रबातक अभिलेख संबंधित है। तो रबातक अभिलेख ये किससे संबंधित है? ये है कनिष्क से। किससे है? कनिष्क से है रबातक अभिलेख संबंधित। प्रश्न संख्या 78 है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये किया था हेरोडोटस ने। किसने किया था? तो हेरोडोटस ने जो है भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। प्रश्न संख्या 79 है, किसने ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपियों को उद्वाचित किया? तो किसने जो है ब्राह्मी एवं खरोष्ठी लिपियों को उद्वाचित किया? ये किया था जेम्स प्रिंसेप ने। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जेम्स प्रिंसेप ने ही जो अशोक का जो लिपि था वो सबसे पहले पढ़ा था, तो इसे भी आपने याद रखना है। प्रश्न संख्या 80 कह रहा है, जो कि हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? ये क्वेश्चन भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी, ये कौन सी लिपि लिखी जाती थी? ये लिखी जाती थी खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि जो है ये दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो फ्रेंड्स, ये थे हम लोग के आज के कुछ प्रश्न जिसे हम लोगों ने आसानी से कवर कर लिया, और ये सभी के सभी प्रश्न जो थे ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव में भारतीय इतिहास के चैप्टर 2 जिसका नाम है ऐतिहासिक स्रोत, इसी का था। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग अभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी लोगों को इस वीडियो से लाभ प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।